नमस्कार मित्रों, सहपाठी एवं शिक्षक साथियों, मैं भूषण कुमार बीसीसी परिभाषा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं 6 जनवरी 2022 को सीटेट का जो परीक्षा हुआ था उसमें ईवीएस का पेडागोजी का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको मैथ का पेडागोजी का सॉल्यूशन करवाया, सीडीपी का करवाया था। आज हम देखेंगे ईवीएस। तो सबसे पहले हम प्रश्न पत्र को देखते हैं। ईवीएस का पेडागोजी जो है प्रश्न नंबर 76 से शुरू होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्या है, पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास क्या है। अब दूसरा में है कि पशु के बारे में चर्चा है, तीसरा समुदाय के बारे में चर्चा है। तो दोस्तों मेरा एक अलग ही अंदाज है, अनोखा अंदाज है, जो बहुत रोचक होगा आपके लिए, बहुत लाभदायक होगा आपके लिए। मैं पीडीएफ के माध्यम से सॉल्यूशन करवाता हूं, नोट्स के माध्यम से सॉल्यूशन करवाता हूं, जो आप पढ़ लीजिएगा तो अगला एग्जाम में जरूर 5 से 8 नंबर आपका फायदा करेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने नोट्स में। देखिए ईवीएस क्या है। ईवीएस पर्यावरण है। पर्यावरण का मतलब होता है वातावरण, आसपास का माहौल, परिवेश, चारों ओर का माहौल, जिसमें हम अपने आसपास जितना भी चीज है सभी का अध्ययन करते हैं। सभी नहीं कह सकते हैं, ईवीएस का जो अच्छा थीम है उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईवीएस पढ़ा जाता है कौन कौन क्लास में। तो दोस्तों 3 और 5 से शुरू नहीं होता है, बल्कि यह कक्षा 1 से ही शुरू किया जाता है। 1 और 2 में भाषा और गणित के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जबकि 3 और 4 और 5 में एक ही किताब में पढ़ाया जाता है, एकीकृत करके पढ़ाया जाता है, समेकित करके पढ़ाया जाता है, और जबकि क्लास 6 में अलग अलग किताब से पढ़ाया जाता है। अब हम देखेंगे ईवीएस का 6 थीम। यात्रा, भोजन, जल, आश्रय, परिवार, जिसमें पेड़, पशु, मित्र और हम जो काम करते हैं वो आता है। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। इसका विस्तृत चर्चा हमने पिछला वीडियो में किया है, ईवीएस का प्रकृति, उस वीडियो को आप देखिएगा, बहुत ही शानदार ढंग से उसमें पढ़ाया गया है। अब हम आते हैं पर्यावरण। पर्यावरण है क्या चीज। तो हम तो बताए थे कि आसपास का जो माहौल है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, यानी खासकर जो 6 थीम है उसको हम विस्तारित रूप से सीखते हैं। कैसे शिक्षक पर्यावरण को पढ़ाएंगे, तो शिक्षक उसे मूर्त रूप से जोड़कर पढ़ाएंगे, क्योंकि गणित की प्रकृति में भी हमने आपको बताया था कि गणित रहता है अमूर्त, लेकिन शिक्षक उसे मूर्त के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो बच्चा क्या होता है, शुरू में आकार जो देखता है उसी से सीखता है। तो दिखने के लिए हमको उसे मूर्त रूप से जोड़ना पड़ता है, और उसे हम कक्ष में ही सिर्फ नहीं पढ़ाएं, बल्कि चार दीवारी से भी बाहर ले जाएं। और एनसीएफ 2005 भी कहता है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़िए, समाज से जोड़िए, समुदाय से जोड़िए, परिवार से जोड़िए, बुजुर्ग, आस पड़ोस से चर्चा कीजिए, जानकारी लीजिए। इस तरह से जब आप बच्चों को उससे कनेक्ट करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक पर्यावरण में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। अब कहता है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। दोस्तों देखिए सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य क्या, उसको कल्चर के बारे में बताइए, सोशल के बारे में बताइए, कनेक्ट कीजिए उसको ये नहीं लगे कि मेरा अलग संस्कृति है तो हमारे साथ भेदभाव होता है, नहीं, सबको आपस में कनेक्ट कीजिए। अगला हम देखते हैं संकल्पना मानचित्र। बहुत ही ईवीएस का एकदम फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, संकल्पना मानचित्र क्या है। तो कहता है ईवीएस में जो फैक्ट्स होता है, जिसको रटने की आवश्यकता होती है, उसको रटने के लिए उसको हेल्प कीजिए, एक मानचित्र के माध्यम से पढ़ाइए। एक डायग्राम बना दीजिए, एक आयताकार एक आयत बना दीजिए, एक कोना में लिख दीजिए कि ये जो है सजीव है, एक कोना में लिख दीजिए ये निर्जीव है, इधर लिख दीजिए ज्योग्राफी, मतलब चारों तरफ से एक फ्रेम का संरचना कीजिए। ये संकल्पना मानचित्र है। इससे क्या होता है, बच्चा जल्दी याद कर लेता है। कहानी के माध्यम से पढ़ाइए, नाटक मंचन के माध्यम से पढ़ाइए, कला के माध्यम से पढ़ाइए। आकलन। अब हम दोस्तों आते हैं आकलन पर। आकलन तो जानते ही दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर मैंने एक लंबा वीडियो भी बनाया था जो 12,000 व्यू जा चुका है। दूसरा वीडियो जो है 7,000 व्यू भी जा चुका है। आप पिछले वीडियो आकलन को मेरा देखिए, हमने बहुत शानदार तरीके से, रोचक तरीके से एनईपी 2020 के पहले का आकलन और एनईपी 2020 के आने के बाद के आकलन पर चर्चा किया है। फिर भी मैं जब यहाँ सॉल्यूशन करवा ही रहा हूं तो दोस्तों 2-4 मिनट देख ही लेता हूं आकलन क्या है। तो आकलन दोस्तों सीखने में सुधार का तरीका है। क्लियर। दूसरा है दोस्तों, आकलन 3 प्रकार के होते हैं, बार बार इससे प्रश्न पूछा जाता है, निर्माणात्मक, योगात्मक और निदानात्मक। निर्माणात्मक आकलन क्या है दोस्तों, यह कक्षा के बीच में किया जाता है, और जबकि योगात्मक सत्र की समाप्ति के बाद छमाही या बरमाही परीक्षा जो लिया जाता है वो होता है योगात्मक आकलन। निदानात्मक आकलन क्या है दोस्तों, बच्चा फेल क्यों हुआ इस कारण का पता लगाने के लिए निदानात्मक आकलन किया जाता है। और आकलन में हम क्या देखेंगे दोस्तों कि योगात्मक रहे या रचनात्मक रहे, ये सब हम
जब तक कि अलग अलग तरीके से नहीं करेंगे तब तक किसी बच्चा का सही आकलन नहीं हो पाएगा। कोई एक तरीका ऐसा नहीं है दुनिया में जिससे कि हम सटीक रूप से किसी बच्चा का आकलन कर सकते हैं। हमें एक से अधिक तरीकों का उपयोग करना होता है। जब तक हम एक से अधिक तरीके का उपयोग नहीं करेंगे बच्चा का सटीक आकलन नहीं हो पाएगा। तो हम मानचित्र के माध्यम से भी बच्चा का आकलन कर सकते हैं, वर्कशीट के माध्यम से भी उस पर दे देंगे कि ये कहाँ है, इसको खोजो। इस तरह से भी हम योगात्मक आकलन कर सकते हैं। अब आइए सतत समग्र मूल्यांकन, इसी को सतत व्यापक मूल्यांकन भी कहा गया है, CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कंटिन्यूअस का मतलब हुआ सतत, जिसका मतलब होता है निरंतर। कहता है कि आप सिर्फ एक आकलन मत कीजिए छमाही और बरमाही परीक्षा, सिर्फ योगात्मक लीजिए, जब बल्कि आप क्लास में बीच बीच में भी लीजिए, निर्माणात्मक भी लीजिए, फिर सत्र के समाप्ति के बाद भी लीजिए। और फिर जब बच्चा फेल हुआ तो उसके कारण का पता लगाने के लिए भी निदानात्मक मूल्यांकन कीजिए। यदि इस तरह से आप तीनों आकलन लगातार करते हैं तो बच्चा पहले तो फेल होगा नहीं, यदि गलती से फेल हो गया तो निदानात्मक मूल्यांकन करने के पश्चात वह अगला बार फेल नहीं करेगा। इस तरह से हम आकलन का सटीक रूप से जांच कर सकते हैं। अब हम दोस्तों आते हैं समग्र पर। समग्र क्या है? समग्र मतलब होता है व्यापक, समग्र शैक्षिक और सह शैक्षिक आकलन, जिसमें पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, भाषण, वाचन, मंचन, गायन, लेखन, सारा चीज का आकलन किया जाता है। तो ये है समग्र मूल्यांकन। जो है सटीक नहीं होता है, बल्कि दोस्तों इसे सुधारात्मक पहलू से हम देखेंगे, मानकीकृत नहीं दोस्तों, बल्कि लचीलापन रहेगा और यह रचनात्मक होना चाहिए। अब CCE तो दोस्तों NEP 2020 से पहले फेल हो चुका है, नहीं सक्सेस हो पाया। इसका कारण हम पिछले वीडियो में बताए हैं। अब हम देखते हैं SBA जो अभी आया है NEP 2020 के तहत, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित आकलन। इसमें कहा गया है कि बच्चों का बेहतर आकलन शिक्षक ही कर सकते हैं, इसीलिए सारा जिम्मा अब विद्यालय पर सौंप दिया गया है। अब हम आते हैं रूब्रिक और पोर्टफोलियो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा टफ भी है। आप सबको लगता होगा टफ, लेकिन बहुत आसान। देखिए पोर्टफोलियो क्या है? शैक्षिक और सह शैक्षिक का जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो वह पोर्टफोलियो कहलाता है, लेकिन उसी डाटा का जब हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो वह रूब्रिक कहलाता है। यानी रूब्रिक आकलन करने का एक उपकरण है जिसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक डाटा का हम उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये है रूब्रिक और ये है पोर्टफोलियो। अब हम दोस्तों आते हैं प्रश्न पर। 76 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसमें बताया गया है कि पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य क्या है। देखिए आप पर्यावरण देखकर कंफ्यूज मत कीजिए। मान लीजिए कि ये बाल विकास है, तो कहता है गृह अधिविन्यास का उद्देश्य क्या है। कोई भी उद्देश्य रहेगा दोस्तों, तो हमने जो अभी आपको नोट्स में पढ़ाया वही होगा। तो देखिए पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण। ये देखिए किसी चीज को बार बार पढ़ाने से थोड़े उसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, वो याद हो सकता है। और कहा भी गया बाल गणित में रटना नहीं है बल्कि समझना है, तो ये तो दोस्तों नहीं हो पाएगा। अब आइए घर पर समय का सदुपयोग, मतलब घर पर हम उसको क्यों देते हैं होमवर्क, तो सदुपयोग करने के लिए। विद्यालय ये भी सही हो सकता है, तो यह ज्यादा सही चुनना है। विद्यालय में सीखी संकल्पना में दक्षता और सीखने का विस्तार। तो दोस्तों पर्यावरण क्या है? सीखने का विस्तार है। ये कभी एक्यूरेट नहीं होता है, ये दिनों दिन बढ़ते जाता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। अब आइए 77, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपकरण पशु। देखिए पशु लिया। अब अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी क्या होगा? तो किसी कविता से स्थानिक पशु के नाम का उच्चारण करना। नाम का उच्चारण करने से वह पशु के बारे में थोड़े जान जाएगा दोस्तों। बी में है चित्र दिखाना, और सी में है जानवरों को देखना, और डी में है कट आउट दिखाना। तो देखिए इसमें मूर्त रूप, हम मूर्त रूप से पढ़ाएंगे बच्चों को। तो मूर्त रूप क्या है? जानवर को दिखाना, तो जानवर को दिखाना हो जाएगा। अब आइए जल से संबंधित त्योहार। जल से संबंधित त्योहार में देखिए दोस्तों क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त विधि। तो जल के बारे में हम समुदाय का चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो ए में देखिए सहपाठी द्वारा सिखाना, और 2 में है वीडियो बनाना, और 3 में है परिवार, समुदाय और बुजुर्गों से बातचीत करना। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि समुदाय में परिवार, मित्र, बुजुर्ग सब आ जाता है, उससे चर्चा करेंगे तभी उसका सामाजिक विकास होगा, तभी वह पर्यावरण का असली मतलब समझेगा। अब दोस्तों आते हैं 1 और 2 में कोई पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं होती है। तो ये तो डायरेक्ट ही बताएं दोस्तों कि इसमें जो है पर्यावरण कैसे सिखाया जाता है, तो भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। अब हम आते हैं 80 नंबर प्रश्न में।
कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है दोस्तों? तभी तो पर्यावरण में हम पढ़ाए ही हैं, समुदाय है जिसमें समाज संस्कृति सब आ जाता है। अब आइए 81 नंबर, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए परिवार एवं समुदाय के सदस्य से परामर्श लेना पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थी अपने परिवार एवं समुदाय के सदस्यों के निकट हैं, और दूसरा में है समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि की जानकारी रखता है, और तीसरा में है कि अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। वाइगोत्स्की भी बताया है, क्या बताया है? तो कल्चर, सोशल और कल्चर होना चाहिए, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक, वाइगोत्स्की चर्चा किया है। अब आते हैं 82 नंबर में दोस्तों, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों का पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी संज्ञान बच्चा नहीं ले पाता है तो क्या करेंगे? बच्चा समझ नहीं रहा है, अवधारणा स्पष्ट नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? कार्य को भाग में बांटेंगे और पृथक रूप से उसको हम पूरा करेंगे। अब है ईवीएस विषय वस्तु के लिए कौन सा आवश्यक चरण है? तो बताइए, संकल्पना मानचित्र सबसे अच्छा है, उसी से बच्चा ज्यादा ईवीएस समझता है। अब है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, तो समग्र में तो बताए ही थे शैक्षिक और सहशैक्षिक, यहाँ नहीं है इसीलिए समग्र का समग्र ही हो जाएगा। अब आइए पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, वर्कशीट पर यदि हम उसको भारत के तटीय राज्यों को खोजने के लिए दे देंगे तो यह सीखने के आकलन से संबंधित हो जाएगा। 86 नंबर में हम देखते हैं कि एनईपी 2020 के अनुसार अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। तो क्या करना है इसमें दोस्तों? पहला है पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणा पर, देखिए सिलेक्टेड टॉपिक लेंगे तो उससे बच्चा का पूरा विकास नहीं हो पाएगा, तो क्या करना चाहिए? तो शिक्षण में कला का एकीकरण और कहानी कहने का एकीकरण, तो ये दोनों दोस्तों सही है। अब है एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतें, उनके देश बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रहा है? तो इसमें हम दोस्तों क्या देख रहे हैं कि वह जो है सबसे पहले तो अवलोकन करने के लिए सिखा रहा है, प्रश्न करने के लिए सिखा रहा है, और संवेदनशीलता है और संवाद भी कर रहा है। अब आते हैं प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की थीम क्या है? तो ये तो बताए ही थे दोस्तों, इसमें क्या आ जाएगा? जल आ जाएगा, है ना। अब है दोस्तों एक बहुत सारा लंबा प्रश्न है ना, 89 नंबर है, देखिए कौन सा उच्च स्तरीय चिंतन है? तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा बच्चा कब सीखेगा? क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो, है ना, यही बच्चा ज्यादा सीखेगा। अब दोस्तों देखते हैं 90 नंबर में, लघु नाटिका किया है ना, तो पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन क्या है? तो देखिए पोर्टफोलियो के साथ रूब्रिक्स, यदि ये दोनों काम हो जाए तो समझिए कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम ईवीएस को देखे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह ईवीएस का सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा। इतना देर तक सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ फेसबुक, व्हाट्सएप सब पर शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंचे। क्योंकि शिक्षक की बहाली नजदीक आने वाली है दोस्तों, तो बिहार में सरकारी शिक्षक बनना बहुत बड़ा काम है, तो इसलिए आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।